लेखन कौशल के बारे में सीखी थी कि लेखन कौशल हमारे लिए यानी लिखना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है हमारी भाषा के विकास के लिए जितना कि मौखिक रूप से उसको बोलना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात जो मानव जीवन के सभी कार्य मौखिक भाषा के द्वारा संभव नहीं होते, ठीक है? तो किसी व्यक्ति के साथ हम मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा बातचीत कर सकते हैं या विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन जीवन में अनेक ऐसे क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं जहाँ भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है। तो विभिन्न कार्यालयों में एक दूसरे के साथ कार्य करना, व्यापार करना, दूर अगर कोई व्यक्ति है उसे संदेश भेजना हो तो वो कैसे संभव होगा? वो केवल लेखन से ही संभव हो सकता है। तो लिखित भाषा का ही सहारा जो है लिया जाता है और इसलिए हमारे जीवन में लिखित संप्रेषण का आपको विशेष महत्व देखने को मिलता है। तो लेखन जो है, लेखन आप कह सकते हैं कि भाषा के विकास के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है? तो जैसे आप किसी दूर व्यक्ति है, उस व्यक्ति से क्या करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं या फिर कोई सूचना उसे देना चाहते हैं, ठीक है? या फिर अन्य कोई बात आप उस तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल क्या है आपके पास एक लिखित स्रोत है, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि लेखन कौशल किस लिए आवश्यक है कि जितने भी आपके जैसे कोई कार्य है, ठीक है? उस कार्य में किसी चीज़ की निश्चिंतता को दर्शाने के लिए कोई चीज़ क्या है निश्चित है। तो जैसे नियम है, ठीक है? आपको मिलने वाले लाभ हो सकते हैं, ठीक है? आपके प्रति आप कह सकते हैं कि एक जो प्रूफ़ की आप बात करते हैं कि कोई भी बात आपने बोली है, उस बात को आप क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। लेकिन लिखित में जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, नियम हैं, कानून हैं, ठीक है? ये जो चीज़ें होती हैं, वो लिखित रूप में क्या है हमारे लिए विशेष महत्व रखती हैं कि जो चीज़ लिखी हुई है, उनमें जल्दी और बहुत तेज़ी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी लिखित है, जैसे कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, उसको परिवर्तित करने में लिखित रूप में जो है बहुत समय लगता है, ठीक है? और उसका उतना ही ज़्यादा महत्व होता है कि किसी एक व्यक्ति के आधार पर आप उस चीज़ को परिवर्तन नहीं कर पाएँगे। हर किसी व्यक्ति की जितने भी लोग उस चीज़ से जुड़े हुए सबकी सहमति होगी तभी उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है? फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो साहित्य है, उसको सहेज कर रखने में, साहित्य के संरक्षण में जो लेखन कौशल है वो बहुत ही महत्व रखता है। तो आप कह सकते हैं कि लिखित जो है, लेखन कौशल हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में जो है विशेष पहचान रखता है और इसके लिए हमारे लिए लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बोलना। हो सकता है कि बोलने से आपको तुरंत चीज़ों के उत्तर मिलते हैं, लेकिन लिखित रूप का एक अलग अपना महत्व ये है कि उसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं, वो आप कह सकते हैं एक तरह से स्थायी हैं आपके पास। उसमें कोई बदलाव तुरंत या जल्दी आप अपने आधार पर नहीं कर सकते, ठीक है? तो इन चीज़ों के लिए कि हर एक चीज़ जो है लिखित रूप में अगर आपके पास है, तो आपके पास लंबे समय तक क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को क्या कर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो है इससे सीखने के अवसर मिले। फिर हम बात करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक की समस्या कि जब लेखन कौशल की बात हो रही है तो लेखन कौशल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत विशेषता रखती हैं और लिखने का कौशल अब तब विकसित होता है जब आपकी जो है भाषा में क्या होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। लेखन संबंधी जो चीज़ें हैं आपकी की वर्तनी आपकी कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? तो अनुस्वार और अनुनासिक अनुस्वार और अनुनासिक ये क्या है इसकी समस्या कि आपको अगर इनमें अंतर करना नहीं आता, इनमें क्या है आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी पहचान करेंगे। तो जब आप ऐसे शब्दों को बोल रहे हैं जिसमें आपको ये पहचान नहीं है कि अनुस्वार शब्द किसे कहते हैं, अनुनासिक शब्द किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके नियम के बारे में पता होना चाहिए। और ये आपको कब आएगा, जब आप अपनी भाषा शैली को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, ठीक है? यानी कब, जब आप क्या कर रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं, भाषा का विकास हो रहा है आपके अंदर, ठीक है? और ये कब होता है, जब आप पढ़ना सीखते हैं, जब आप लिखना सीखते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जब भाषा का विकास होता है, तो उसके साथ क्या है आपको इसके नियम के बारे में, ठीक है? इसमें जो वर्तनी है उससे आपको अवगत कराना चाहिए, जो उच्चारण है उसके बारे में आपको क्या कराया जाए, सही तरीके से आपको सिखाया जाए तो आपकी भाषा का क्या होता है, विकास होता है। तो धीरे-धीरे जो भी चीज़ें, जो भी नियम आपको व्याकरण में देखने को मिलते हैं या जो क्या करती है व्याकरण हमारी
वर्तनी को शुद्ध बनाती हैं। ठीक है, मतलब लिखने संबंधी जितनी भी अशुद्धियां आप करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि आप उसकी जो बेसिक है, मतलब जो आधारशिला है, उससे क्या है, सही से या तो परिचित नहीं है या फिर आप क्या हैं, भूल चुके हैं। तो उस चीज को क्या करना, दोबारा से देखना, उसके बारे में दोबारा से विचार करना, दोबारा से उसको सीखने का प्रयास करना। तो इस छोटे छोटे बेसिक अंतर की वजह से क्या है, आपकी बहुत सारी लिखने संबंधी जो वर्तनी है वो अशुद्ध हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक की समस्या की। ऐसे शब्द होते हैं जिनके बोलने का जो स्वर है या ध्वनि की जो आवाज़ होती है वो उस पर निर्भर करता है कि वो शब्द कैसे लिखा जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में जब आप इसे लिखते हैं, ठीक है, तो लिखते समय हमें अनुस्वार और अनुनासिक के कारण लेखन में जो है दोष उत्पन्न हो जाता है कि अगर आपको इन दोनों के बीच में सही अंतर नहीं पता तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक में आप कोई अंतर ही नहीं समझते। तो प्राय भाषा शिक्षक, मतलब लैंग्वेज के जो अध्यापक है, उनकी ये ड्यूटी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो विद्यार्थी को अनुस्वार और अनुनासिक दोनों के बारे में समुचित जानकारी दें। ठीक है, तो आपको इन दोनों में जो भेद करना है, दोनों में जो अंतर है वो आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ की बच्चों को वर्णमाला सिखाते समय आपको अणय और अनय, मतलब दोनों ही बोलने में, मतलब आपको लगता है कि दोनों ही बोलने में क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इन दोनों की अपनी अलग अलग क्या होती है, विशेषताएं होती हैं, अंतर होता है इन दोनों में, और उस अंतर पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ अनुस्वार और अनुनासिक के बीच में आपको अंतर बताया गया है। ठीक है, अनुनासिक की जब आप बात करते हैं तो अनुनासिक ऐसे स्वर या वे स्वर आप कह सकते हैं जिनका उच्चारण आप जब करते हैं, मतलब इनको जब आप बोलेंगे तो आपके मुख और नासिका दोनों से क्या है, दोनों से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, इसका चिन्ह, मतलब इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार वे स्वर होते हैं जो केवल नासिका, यानी जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो केवल नासिका से इनका उच्चारण होता है, और इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो विद्यार्थी जैसे प्राय गंगा को गंग लिखते हैं, संत को संत लिखते हैं, मतलब ये जो छोटी सी बिंदी है वो आप लगाना छोड़ देते हैं, जिससे उस अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मंत्र को मत लिखना। तो इसी प्रकार से जैसे आंख को केवल आंख लिख देना, तो जो आप शब्द लिख रहे हैं, चांद को चांद कर देना, ये सभी शब्द क्या है, आपकी छोटी सी एक बिंदी लगाने की वजह से इनके अर्थ को जो है परिवर्तित कर देती है, और इसी को हम कहते हैं कि हमारी क्या है, जो हमें अंतर जो है उन दोनों चीजों के बारे में नहीं पता। तो जब आप बात करते हैं किसकी, अनुस्वार की, तो अनुस्वार जब आप उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, केवल नाक से जो है आपको इसकी उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो जब आप ऐसे शब्द लिखते हैं तो आप याद रखें, इसको लिख जब हम लिखते हैं तो इसके लिए क्या है, एक सिंबल यानी बिंदी का इस्तेमाल होता है। तो जब भी आप ऐसे शब्द लिख रहे हैं, जैसे अंग लिख रहे हैं आप, ठीक है, कंठ लिख रहे हैं आप, साएं लिख रहे हैं आप, ठीक है, या गंगा लिख रहे हैं आप, तो ये शब्द जो है ये क्या है, इसके सही वर्तनी को दर्शाते हैं, सही इसको दर्शाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब अनुस्वार लिख रहे हैं तो उसमें जो बिंदी है वो अनुस्वार शब्द को दर्शाती है, और ये बिंदी क्या करती है, उसके अर्थ को सही बनाती है। ठीक है, तो वर्ण के ऊपर आपको क्या करना है, ये बिंदी लगानी है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे पंख है, चंदन है। ठीक है, तो कई लोग चंदन लिखेंगे ना तो वो ऐसे लिख देंगे आधा न, वो उसको न समझ लेते, जबकि क्या है, ये न की मात्रा नहीं है, ये एक अणय की आप कह सकते हैं कि ध्वनि आती है, जैसे आप कहते हैं उसकी, तो ये आप कह सकते हैं कि व्याकरण का क्या है, एक मूल रूप से व्यंजन है जो स्वर के बाद आता है। तो इसका ये क्या है, आपको इसमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा शब्द होता है हमें हमारे पास अनुनासिक। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो मुख और नासिका दोनों में से क्या है, इसकी ध्वनि आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप अनुनासिक की बात करते हैं तो इसका जो सिंबल चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो चांद बिंदु जब आप लगा रहे हैं, जैसे आप चांद लिखते हैं, तो ये इसकी करेक्ट जो है वर्तनी होती है, सही वर्तनी। अगर आप चांद ऐसे लिखते हैं तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो जैसे आंख लिखना, तो इस पर लगने वाली ये जो बिंदी है वो ये दर्शाती है कि ये कैसा शब्द है, ये एक
अनुनासिक शब्द है, ठीक है। और ये क्या है, ये जाता है, ठीक है। तो आप चंद्र बिंदु का प्रयोग तब किया जाता है जब क्या है, मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नहीं होती है, ठीक है। कि मात्रा क्या है, शिरोरेखा के ऊपर कोई भी, मतलब इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को जो भी शब्द आप लिख रहे हैं इसके नीचे हम शब्द लिखते हैं, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं, शिरोरेखा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको कोई भी मात्रा देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में अंतर आपको देखने को मिलता है। तो आप इन दोनों अंतरों को अगर याद में रखेंगे तो आपकी जो वर्तनी संबंध, दूसरी हमारी जो समस्या होती है रेफ और रफार की समस्या, ये क्या होती है, एक प्रकार की मात्रा होती है जिसको आप सही प्रकार से नहीं लगाते तो आपकी वर्तनी संबंधी बहुत सारी अशुद्धियां आपको देखने को मिलती हैं। इसे आप रय की मात्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो रेफ और रफार की मात्रा में भी आपको उचित जो है अंतर पता होना चाहिए, जो आपकी वर्तनी संबंधी जो गलतियां हैं उनको ठीक करता है। तो विद्यार्थी को रेफ और रफार की मात्रा का सही ज्ञान कराना तो भाषा शिक्षण को चाहिए, यानी जो अध्यापक क्या कर रहे हैं उसे हिंदी विषय के बारे में सिखा रहे हैं, हिंदी का ज्ञान करा रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो इसके अंतर के बारे में जो है उन्हें ठीक प्रकार से जो है समझाए, इसके अंतर को संबंधित जितने भी आप कह सकते हैं शब्द हैं उनकी बारे में उन्हें बताए, ताकि रेफ और रफा मात्रा के बीच में उनको समुचित जो है अंतर समझ में आए। परंतु सही जानकारी न होने के कारण क्या होता है, विद्यार्थी कम कर्म को कर्म लिखेगा, कृपा को कृपा लिखेगा, अग्रज को अजगर लिखता है। तो इस प्रकार से अब क्या है, उसकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को जो है सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे इस प्रकार की चीजों का ज्ञान हो, मतलब भाषा का जब आप उसे ज्ञान करा रहे हैं तो उसे इन शब्दों के बारे में उचित तरीके से बताएं, ताकि हम जो है इस अंतर को आराम से जो है समझ सके, ठीक है। तो जब आप रेफ की मात्रा पढ़ते हैं या रफार की मात्रा पढ़ते हैं तो रेफ जो है इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रै की मात्रा है, कि रै को इस प्रकार से लिखते हैं तो इस प्रकार से कैसी है, ये स्वर रहित है, मतलब इसमें किसी प्रकार का स्वर जो है वो नहीं लगता, ठीक है। और हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कई प्रकार से आप रै की मात्रा को लगाते हैं, ठीक है। तो रै की मात्रा आपने देखा है, जैसे आप धर्म लिख रहे हैं तो ये जो मात्रा लगती है ये किसकी है, रै की मात्रा है, ठीक है। दूसरी ओर आप देखते हैं एक मात्रा होती है रफार की मात्रा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ये कैसी मात्रा है, ये पदेन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पद होता है जहां पर रै जो है वो किसमें, इसमें रै जो है वो आधे व्यंजन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जब आप रै की मात्रा लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो रै है वो आधे व्यंजन के रूप में जो है जुड़ता है। तो जैसे आप लिख रहे हैं अग्र, तो ये जो गै के पैर में हमने इस रै की मात्रा को लगाया, ये क्या है, आधे व्यंजन को दर्शाता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आधे व्यंजन के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों में क्या है, अंतर जो है पता होना चाहिए। जब भी आप रेफ के शब्द लिख रहे हैं, जैसे कर्म आपने लिखा, सूर्य आपने लिखा, धर्म आपने लिखा, तो ये है रेफ की मात्रा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या लिख रहे हैं, अगर आप ट्रक लिख रहे हैं, अगर आप ग्रह लिख रहे हैं, तो ये किसकी मात्रा होती है, ये रफार की मात्रा होती है। ये अंतर अगर आपको पता है तो आप क्या कर पाएंगे, सही प्रकार से शब्दों को लिख पाएंगे। तो ज्ञान ना होने की वजह से तो हमें लगता है कि हम शब्द को और आसान बना दिया, हमने इसे कर्म लिख दिया, जो कि बिल्कुल ही वर्तनी के आधार पर गलत है, कृपा के आधार पर गलत है, ठीक है। अग्रज अगर हम लिख रहे हैं तो अजगर भी जो है वो गलत है। तो जब आप क्या कर रहे हैं, रै को एक आधे व्यंजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहेंगे रफार की मात्रा लग रही है। जब आप रै का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, एक स्वर के रहित उसके रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ऊपर की ओर दर्शाते हैं। तो आपको ये अंतर जो है इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आती है मात्रा संबंधी समस्याएं, कि हमें मात्राओं का जब सही ज्ञान नहीं होता तब भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। जैसे जहां पर छोटी की मात्रा लगती है या छोटे ऊ की मात्रा लगती है वहां पर हमने बड़े ऊ की लगा दी, जहां पर बड़े ऊ की लगती है वहां पर छोटे ऊ की लगा दी या छोटी ई की लगा दी, ठीक है। तो छोटे बच्चों को आरंभ से ही मात्राओं का सही ज्ञान जो है वो दिया जाना चाहिए। वे प्राय हस्व के स्थान पर दीर्घ मात्रा लगाते हैं, दीर्घ के स्थान पर हस्व, यानी जहाँ पर छोटी ई की लगनी चाहिए वहां बड़ी ई की लगा देते हैं, जहाँ पर बड़ी ई की लगनी चाहिए वहां छोटी की,
ठीक है। तो हर्ष के स्थान पर अगर आप दीर्घ की मात्रा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो परंतु हम इस प्रकार से लिखते हैं, अगर आप इस प्रकार से लिख रहे हैं तो गलत है। अशुद्ध की जो वर्तनी होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें ऐसी मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ठीक नहीं है तो वो क्या है, गलत अक्षर आपको देती है। फिर आशीर्वाद, जहां पर आप दीर्घ स्थान पर क्या है, हस्व की मात्रा लगा देते हैं, यानी बड़ी की मात्रा आनी चाहिए लेकिन आपने छोटी की लगा दी तो वो गलत हो गया। नारी में बड़ी की आनी चाहिए लेकिन आपने छोटी की लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, छोटी मात्रा में और बड़ी मात्रा में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों को उच्चारण के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि जब आप छोटी की मात्रा को बोलते हैं तब अलग ध्वनि निकलती है, जब आप बड़ी की मात्रा बोल रहे हैं तो अलग ध्वनि निकलती है। तो उस ध्वनि के आधार पर वो क्या करें, शब्दों को पहचाने, और उस आधार पर अगर वो क्या कर रहे हैं, मात्राओं के ज्ञान को सीख रहे हैं, तो उनकी वर्तनी क्या होगी, उनकी वर्तनी शुद्ध होगी। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, उच्चारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उच्चारण क्या करता है, वो आपको ये बताता है कि जो ध्वनि निकल रही है, ठीक है, वो ध्वनि क्या कर रही है, किसको दर्शा रही है। ठीक है। और इस आधार पर हम क्या करते हैं, मात्राओं को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज का ज्ञान भी आपको बचपन में बच्चों को कराना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें श्रुतलेख लिखवा सकते हैं। ठीक है। लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए, नए शब्द लिखने के लिए बच्चों को कह सकते हैं, नए नए शब्द। तो ऐसे काम अगर आप बच्चों को करवाते हैं पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए, कि वो मात्राओं को पढ़े, बोले, और उसी प्रकार से शब्दों को जब लिखेंगे तो उनकी मात्रा संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो सकती है। तो भाषा शिक्षक होने के नाते अगर आप कभी भी हिंदी के अध्यापक बनते हैं, ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट में है, अगर आप विषय आपको मिलता है प्राइमरी स्तर पर, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर शिरोरेखा की समस्या, कि शिरोरेखा का सही इस्तेमाल न करने से बच्चे प्राय शब्दों को अलग अर्थ में बदल देते हैं। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे आप जब लिख रहे हैं तो अगर आप मैं लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर आप भय लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। तो जहां पर हमें क्या रखना है, शिरो रेखा का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आप क्या लिख रहे हैं, गह घर लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर आप धय धनुष लिख रहे हैं तो आप शिरो रेखा उस पर नहीं लगाएंगे। तो ये क्या करती है, ये इस चीज को इंडिकेट करती है, आपको सूचित करती है कि आपका जो वर्ण है वो क्या बोल रहा है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे छह छतरी आप बना रहे हैं तो उसके बीच में इस प्रकार से अंतर होना चाहिए। तो आपकी जो शिरो रेखा है, आप जो रेखा लगा रहे हैं शब्द के बाद, उस रेखा को अगर आप क्या करते हैं, पूरा लगाते हैं, तो अगर मैं इस रेखा को पूरा कर दूंगी तो मेरा जो भय है वो मैं में बदल जाएगा। तो ऐसे शब्दों से क्या ना हो, आपको लिखने में जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए आप शिरो रेखा लगाते समय सही रेखा का इस्तेमाल करें और चीजों को जो है सूचित सही प्रकार से करें, तो हम आसानी से उसको सीख पाएंगे। तो भारत माता को क्या लिख देते हैं हम, भय की जो ये मात्रा है इसको मिक्स कर देंगे तो ये अर्थ ही बदल देता है शब्द का। ठीक है। तो जैसे माला है, माला को हमने भाला लिख दिया, घबराना को घबराना लिख दिया, ठीक है, धरती को घरती लिख दिया, भाषण को भाषण, क्योंकि हमारी शीरो रेखा जो है वो क्या है, पूरी हो गई। और पूरी होते ही क्या बनाती है, ये इसके शब्द के अर्थ को बदल देती है। तो जैसे आप इसको लिखेंगे इस प्रकार से तो ये भी क्या हो जाता है, जो धय है वो घय में बदल जाता है, जो इसके अर्थ को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो ऐसी गलतियां ना करें। तो आप जब भी क्या करते हैं, लाइन लगा रहे हैं स्पेशल हिंदी भाषा में, आपको ये क्या रखना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, फोकस रखना है, ताकि आपकी वर्तनी संबंधी जो गलतियां हैं वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। फिर है संयुक्त वर्ण की समस्या। ठीक है, कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। संयुक्त मतलब दो वर्णों को जोड़कर जो है बनाया जाता है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो संयुक्त वर्णों की समस्या, अगर आपको ये नहीं पता कि संयुक्त वर्ण कैसे होते हैं, किस प्रकार से वो बनते हैं, तो विद्यार्थी को अगर संयुक्त वर्ण के संबंधित दोषों के बारे में आप नहीं बताते तो वो क्या करते हैं, श क्षत्रिय को कै और श में, त्रय को बदल देते हैं, नय को और अन्य प्रकार से जो है उसको बदल देते हैं, जिस प्रकार से क्या होता है, उनकी जो लिखनी संबंधी अशुद्धियां हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और शब्दों के अर्थ को जो है हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं।
तो इनके बारे में हमें क्या कराना है, उस बच्चों को अवगत कराना है। आपको उनके बारे में क्या है पहले से उन्हें बताना है कि जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप श क्षत्रिय की बात करते हैं तो ये जो वर्ण है ये कै और श को जोड़कर बनता है। ठीक है, जब आप त्रय त्रिशूल की बात कर रहे हैं तो ये तय और रै को जोड़कर बनता है। ठीक है, अगर आप गै ज्ञानी की बात कर रहे हैं तो ये जय और अनय को जोड़कर बनता है। तो इसके इनको आप कह सकते हैं कि क्या है, ये संयुक्त वर्ण है जो दो वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से एक आता है शैक्षणिक, तो इसको भी हम दो वर्णों के को जोड़कर बनाते हैं। तो इससे जो भी वर्ण आपको मिलते हैं, ठीक है, तो जैसे क्षमा लिख रहे हैं आप, बहुत सारे बच्चे इसे क्षमा लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप पक्ष लिख रहे हैं तो उसमें क्या है, आपके पास सही प्रकार से अक्षरों का ज्ञान होना। तो जैसे अगर आप इसके शब्द लिख रहे हैं, पत्र है, सत्र है, त्रिशूल है, तो इस तरह के बारे में कि इसको किस प्रकार से संयुक्त जो है ये वाक्य बनता है, उससे आप अगर उन्हें पहले से ही क्या कराते हैं, सूचित कराते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, बच्चों की जो इस प्रकार की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं उनको दूर करने में हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। और वो भी जैसे आप कक्षा लिखवा रहे हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि क्या लिखें, ये वाला लिखें या ये वाला लिखें। ठीक है, इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो आप उनको प्रॉपर तरीके से वर्णों का ज्ञान कराएं ताकि उनकी जो संयुक्त वर्ण से संबंधित समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। फिर वर्णों का लोप होना। ठीक है, यहाँ आएगा वर्ण। वर्ण मतलब बहुत सारे वर्ण ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में आप ये देखेंगे कि वर्णों का क्या है, अनावश्यक लोप कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको मर्ज कर देते हैं, तो जिससे लिखने संबंधी अशुद्धियां जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो अक्सर बच्चे द्वंद्व को, अध्ययन को, ठीक है, अध्ययन, तो यहाँ पर देखिए दो बार यह आ रहा है लेकिन हमने इसे अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, एक यह को हटा दिया। स्वास्थ्य को आपने देखा है बहुत बार बच्चे इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्ण है हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया, जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन हमने उसे हटा दिया जिससे हमारा जो वाक्य है, जो हमारा शब्द है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ विद्यार्थी शब्दों में अनावश्यक वर्णों को या तो जोड़ देते हैं या तो उसको हटा देते हैं, जिससे लेखन संबंधी दोष जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो स्नान को स्नान लिखना, यतन को यतन लिखना, जैसी सामान्य बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो हिंदी पढ़ते हैं उनको ज्यादा पता होता है कि कैसे हम इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अज्ञानता के कारण, क्योंकि बच्चों को क्या है, सही प्रकार से ज्ञान नहीं है इन वर्णों का, और इस वजह से वो ये भी नहीं समझते कि कितना बड़ा प्रभाव जो है भाषा पर पड़ता है इस चीज का, कितने अर्थों को जो है ये बदल देता है। तो इस बदलाव के कारण जो है उनकी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। ठीक है, जैसे विशेष को विविश लिखना, आदर्श को अदिश लिखना, तो ये जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, तो वर्णों का लोप, वर्णों की सही जानकारी उनको देना, सही प्रकार से उनकी पहचान करना करवाना। ठीक है, सही प्रकार से उसके उच्चारण पर ध्यान देना, इन सभी चीजों पर क्या है, भाषा में बहुत ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम बच्चे को बेहतर तरीके से है भाषा में जो है उसको कौशल विकसित कर में आसान करके उसे आसानी से जो है भाषा सीखने का एक सरल माध्यम जो है बना सकें। फिर आप ये देखेंगे कि एक समस्या होती है इन तीनों के उच्चारण में, कि श, श और स आप कैसे उच्चारण करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को हमेशा वर्णों का ज्ञान कराते समय प्राचीन पद्धति का इस्तेमाल करें, कि पुराने समय में जो तरीके हम इस्तेमाल कर रहे थे वो ज़्यादा जेन्युइन है, बेहतर तरीके से बच्चे उनसे सीख पाते हैं। तो उन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों के लिए क्या है, आसान भी होता है और शीघ्र भी सीखते हैं। तो जैसे कैसे कलम का इस्तेमाल कर, मतलब हम सिखाने के लिए क्या करते हैं, वर्णों का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे कलम होता है, कैसे खरगोश होता है, से सड़क होता है, से शलगम होता है। ठीक है, तो इस कै खे गे गैड़, ये जो पद्धति है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इन वर्णों का उच्चारण स्थान पता नहीं होता कि किस वर्ण को कैसे उच्चारित करते, कौन से वर्ण को उच्चारण जो है हमारे मुख के किस भाग से होता है, उससे अगर आप उन्हें नहीं अवगत कराते हैं तो क्या होता है कि भेद स्पष्ट नहीं होता और बच्चे जो है उनको सही से अर्थ पता होना चाहिए ताकि जो अशुद्धियां हैं
ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आप सपेरा लिख रहे हैं तो बच्चे स की जगह क्या लिख देंगे, श लिख देंगे। ठीक है, तो हमें लिखना चाहिए सपेरा, लेकिन बच्चा क्या लिख रहा है, शपेरा, क्योंकि वो इसमें और इसमें क्या नहीं कर पा रहा, अंतर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका जो उच्चारण है वो उच्चारण क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, फिर श और स में अंतर, जैसे आप षटकोण बोल रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, षटकोण लिख रहा है। ठीक है, जबकि हमें लिखना क्या चाहिए, षटकोण लिखना चाहिए। यहाँ पर इस वाले श का इस्तेमाल होता है, षटकोण। ठीक है, तो इस प्रकार से कि दोनों का उच्चारण क्या है, उसे लगता है कि एक जैसा है। ठीक है, और एक जैसा है, तो जैसे शिकार बोल रहे हैं आप, ठीक है, बच्चा लिख रहा है शिकार, तो ये इस उच्चारण को हमें क्या बनाना है, शुद्ध बनाना है, ताकि सही अंतर को वो समझ पाए और उचित तरीके से जो है वो भाषा का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, अगला हमारे पास आता है मिश्रित व्यंजनों की समस्या, कि बहुत सारे व्यंजन कैसे होते हैं, मिश्रित होते हैं। ठीक है, और हमें उनका सही ज्ञान न होने की वजह से क्या होता है, बच्चा जो है मिश्रित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन लिखते समय अशुद्धियां करता रहता है। तो विद्यालय को विद्यालय लिखना, चिन्ह को चिन्ह लिखना, ब्रह्म को ब्रह्मा लिखना, तो ये सामान्य सी चीजें हैं जो बच्चे को नहीं आती लिखनी, और इस वजह से उसकी वर्तनी जो है वो क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो कभी कभी विद्यार्थी मिश्रित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन लिखते समय भी क्या है, अशुद्धियां करते हैं। तो उन अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए आपको बच्चे को मिश्रित व्यंजन के बारे में क्या करना है, सिखाना है, उसके बारे में उन्हें नियम जो है, ठीक है, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा जब आप उसे क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे संबंधित वर्तनी अगर आप उसे लिखवा रहे हैं, वर्तनी यानी शब्द अगर आप उसे लिखवा रहे हैं, तो उसकी ये जो समस्या है वो क्या होती है, काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसमें हमने क्या किया है कि है और मैं को मिक्स किया है, तो इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मिश्रित व्यंजन आप कह सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शब्दों का उच्चारण, तो इसके बारे में उन्हें अवगत कराना ताकि वो ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। फिर एक वचन से बहुवचन में बदलने की समस्या, तो एक वचन को बहुवचन में बदलने की समस्या में आप ये देखिए बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एक वचन से बहुवचन में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जिनका वचन जो है वो परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। तो उस परिवर्तन के बारे में अगर बच्चे को नहीं पता है तो वो क्या करेगा, उसको परिवर्तित कर देगा। ठीक है, और परिवर्तित करके भी वो क्या शब्द बना रहा है, वो अलग होगा। तो छोटे बच्चों में अज्ञानता के कारण आप ये देखेंगे कि एक वचन से जब वो बहुवचन में शब्द बना रहे हैं तो बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं। जैसे दवाई को दवाइयाँ लिखना, मिठाई को मिठाइयाँ लिखना, नारी को नारियाँ लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर मात्राओं की गलती आपको देखने को मिलती है, लड़की को लड़कियाँ लिखना। ठीक है, तो ये अशुद्धियाँ जो बच्चा कर रहा है, आपको उन अशुद्धियों को क्या करना है, उसको दूर करने की कोशिश करनी है, उनको इस बारे में बताना है। ठीक है, तो जो भी नियम होते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या होते हैं कि नियम होते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम परिवर्तित नहीं करते हैं, तो उन नियमों से क्या करना, उनको अवगत कराना। ठीक है, और क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप क्या देंगे बच्चों को, उदाहरण देंगे, जितने ज़्यादा आप ऐसे शब्द से उसे क्या क्या कराएंगे, परिचित कराएंगे। ठीक है, कि केवल दो तीन शब्दों से नहीं, बहुत सारे शब्द जो हैं उसको बोलकर बताए जाएं, उसको सिखाए जाए, तो जितने ज़्यादा शब्द जो बच्चा सुन रहा है, ठीक है, लिख रहा है, उतनी ज़्यादा ये समस्याएं जो है उसकी दूर होती है। ठीक है, तो लिखने से और पढ़ने से जो है उसे इस चीज़ की जो ज्ञान है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, और भाषा लिखने और सीखने के ही चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास शाब्दिक पुस्तकों का निर्माण, कि ऐसी पुस्तकों का निर्माण कराना जिसमें शब्द होते हैं, पुस्तकाएं ऐसी। ठीक है, तो जैसे आपने शब्दकोश देखे हैं, तो शब्द भंडार में वृद्धि करने जैसे, तो जब भी बच्चों को आप कोई नया पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई नई कविता पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो भी नए शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, बच्चों को कहो कि वो नोटबुक में नोट करें, उनके अर्थ को नोट करें, ताकि उनके पास क्या हो, एक विशेष शब्द का भंडार हो। तो जो आम बोलचाल की भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं वो तो सामान्य है, लेकिन अगर आप कभी
किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की जगह पर आप जा रहे हैं जहाँ पर आपको 2 से अधिक लोगों के बीच में अपने बारे में बोलना है या किसी व्यक्ति के बारे में बोलना है, तो वहाँ पर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना एक अच्छी भाषा शैली को जो है वो दर्शाता है। ठीक है, तो शब्द भंडार कब विकसित होगा? जब आप बच्चों को नए नए शब्द सिखाएंगे, उन्हें उनके अर्थ के बारे में पता होगा, तो विद्यार्थी को उन शब्दों का संग्रह करने के लिए कि आप उसे एक नोटबुक लगाने के लिए कह सकते हैं कि जिसमें वो क्या करेगा, अपनी नोटबुक में एक पूरी सूची तैयार करेगा। ठीक है, कि एक तरफ वो क्या लिख रहा है, शब्द लिख रहा है, दूसरी तरफ क्या लिख रहा है, उसके अर्थ लिख रहा है। तो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या है वो उनको कि जो भी जब भी वो क्या कर रहा है कि उसको एक बार उसने देख लिया तो उसके सारे शब्द जो है फिर से माइंड में क्या रिवाइज हो जाएंगे, तो जिससे उसका शब्दकोश जो है बहुत बेहतर होगा। नए नए शब्द सीखेगा तो उसकी भाषा शैली विकसित होगी, तो जिससे उनका परिचय का अध्ययन काल में हुआ है। और ऐसे शब्द भी जो उसने अपने किताबों में नहीं पढ़े हैं, ऐसे शब्द भी आप उसे लिखवा सकते हैं। तो इन पुस्तकों को हम क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। बच्चों को इसके लिए क्या किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, जिससे उनका जो अशुद्ध उच्चारण है वो भी ठीक होता है, अशुद्ध लिखने की जो समस्या है वो भी कम होती है, और लेखन संबंधी जो अशुद्धियां हैं कि लिखते वक्त वो क्या करने वाला है, बहुत सारी गलतियां करता है, उसको भी काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो जिस विद्यार्थी ने भी सुंदर पुस्तक बनाई है, आप उसको दिखा भी सकते हैं दूसरे लोगों को। ठीक है, कि अगर किसी ने क्या बनाया है, कोई अच्छा सा शब्दकोश किसी बच्चे ने बनाया है, ठीक है, तो आप दूसरे बच्चों को क्या करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ठीक है, बच्चों को वो पुस्तक दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों का एक तो मनोबल बढ़ता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक आत्मविश्वास जागृत होता है। ठीक है, उसे प्रेरणा मिलती है, वो इस प्रकार के कामों को करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। ठीक है, प्रशंसा का पात्र बनता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। ठीक है, तो जो उसके विकास के लिए तो बहुत लाभदायक है, लेकिन दूसरों को भी क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, दूसरों को भी ऐसे कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। फिर हम बात करेंगे लेखन कौशल की प्रकृति के बारे में, कि लेखन कौशल की प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनोवैज्ञानिक क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि जब भी आप लिखने की बात करते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हम इसे इसलिए कहते हैं कि क्या है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो मनोवैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि जब आप इसको लिख रहे हैं, ठीक है, जब आप लिखते हैं तो लिखते समय आपका मन यानी कि आपका जो मस्तिष्क है वो भी क्या कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, और आप शारीरिक रूप से भी क्या ले रहे हैं, इसमें सक्रिय हैं, आप कह सकते हैं एक्टिव हैं। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक दोनों गतिविधियां क्या रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। तो आप जो मन में विचार करेंगे, जो सोच रहे हैं, ठीक है, जो लिख रहे हैं, वो आप अपने हाथों से लिखेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपकी मनोवैज्ञानिक मन की क्रियाएं भी हो रही हैं, शारीरिक क्रियाएं भी हो रही है। तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है लिखना। फिर तथ्य ये है कि शिक्षक जो है वो सूत्र की दृष्टि से बोलने और पढ़ाने की जो क्रिया है उसको कठिन होती है, लेकिन मैडम मोंटेसरी ये मानती है, कल भी हमने बात करी थी, कि उनके अनुसार उनको लगता है कि मनोवैज्ञानिक के आधार पर या फिर भाषा के सीखने के आधार पर पढ़ना तो सभी को आ जाता है, लेकिन इसलिए उन्होंने कहा है कि लिखने पर विशेष, कि बच्चा जब विद्यालय आता है तो उससे पहले लिखना सिखाया जाए, क्योंकि बोलना तो अपने वातावरण से सीख रहा है। परंतु उनकी विचारधारा को बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, सहयोग नहीं करते, क्योंकि सभी को लगता है कि ये कैसा है, ये एक अमनोवैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीका है किस चीज़ का, भाषा को सिखाने का। ठीक है, भाषा को सिखाने का, जो आप कह सकते हैं कि जो मनुष्य है उसके व्यवहार में भी क्या है, शामिल नहीं है। तो इसको वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है उनके आधार पर उनकी अपनी विचारधारा हो, उनको लगता है ऐसा, ठीक है, लेकिन पहले भाषा जो है आपको कैसी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, फिर पढ़नी और फिर लिखनी आनी चाहिए। यही हमारे मनोविज्ञान के आधार पर जो है माना जाता है। फिर लेखन के माध्यम से विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है, कि लिख कर आप क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को, भावों को प्रस्तुत करते। तो जैसे कवि जो है वो चंद लाइनों में बहुत सारी गहराई की बातें लिख जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कि लेखन कौशल, कि उसने अपने लिखने के कौशल को, भाषा के कौशल को इतना विकसित किया कि वो छोटे छोटे शब्दों में भी गहराई की बातों को लिख पा रहा है। तो इसलिए अधिगत लेखन को शिक्षण का विशेष महत्व है, कि हमारी लिखने की जो विषय भाषा है
या शैली है उसका विशेष महत्व आपको देखने को मिलता है। फिर हिंदी भाषा को विभिन्न रूपों में विभक्त किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। पहला मौखिक रूप में, दूसरा लिखित रूप में। भावों को लिखित रूप में जब आप व्यक्त कर रहे हैं तो लेखन कौशल कहलाएगा। मौखिक रूप से जब बोलकर विचारों को दूसरों के सामने रख रहे हैं तो वो मौखिक रूप कहलाएगा। तो जब लिखित रूप में आप किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें लेखन शिक्षण की जो है आवश्यकता होती है कि आपको लिखना आना चाहिए। और छात्रों के शिक्षण को सरल यानी सुगम बनाने के लिए लेखन कला का विकास जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम बच्चे की लिखने की क्षमता को क्या करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो हमें उसकी लेखन क्षमता का विकास करना चाहिए। और इसलिए लेखन कौशल का प्रयोग प्राचीन काल से ही आपको देखने को मिलता है, कि अब से नहीं, कि आपने देखा है कि जो वेद वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको ग्रंथ आपने देखे हैं, वेद आपने देखे होंगे, ये भी कैसे हैं, लिखित रूप में है। तो ऐसा नहीं कि लिखना आज प्रारंभ हुआ है, ये कहाँ से, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। बस हमारा जो है पैटर्न बदल गया है कि पहले हम पत्तों पर, लकड़ियों पर या फिर कपड़ों का इस्तेमाल करते थे चीज़ों को लिखने के लिए, और अब आपके पास क्या आ गए हैं, कागज आ गया है, ठीक है, और आप उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। विकास आपको देखने को मिलता है। प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार के लेख, ग्रंथ आप आज भी आपके पास उपलब्ध है। दूसरी ओर प्रकृति, यह प्रकृति है कि हमें भाषा या लिपि के चिन्हों के द्वारा लिखकर जो है व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था तब की भी अगर आप बात करते हैं तो मनुष्य का आपको पता है कि विकास हुआ है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि उसने आते ही लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो पहले पत्थरों पर जैसे चिन्ह बनाना, ठीक है, कि क्या करना, उस पर चीजों को दर्शाना, तस्वीरों को बनाना, ठीक है, ये सब पहले होता था। इसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कि किसी चीज को लिखने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे जो है पहले जीवन था या कैसी जीवन शैली थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो लिखना आज ही प्रारंभ नहीं हुआ, प्राचीन समय से। लेकिन उस वक्त हम क्या करते थे, चित्रों का इस्तेमाल करते थे चीजों को दर्शाने के लिए। तो जैसे आदि मानव के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो भी क्या करते थे, वो जो गुफाएं होती हैं या जहाँ पर भी वो रहते हैं, वहां पर भी जो भी चट्टानें होती थी वहां पर क्या करते थे, चित्र बनाते थे, ठीक है। तो ये भी क्या है, लिखने का ही एक प्रकार है कि आप चित्रों के माध्यम से, कि वो लिखना नहीं आता लेकिन वो चित्रों के माध्यम से, उस लिपि के माध्यम से क्या कर रहे हैं, दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कि कैसा जीवन जो है पहले उन्होंने देखा है या जिया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या करता है, लेखन कला के द्वारा छात्रों के अधिगम को हम क्या कर सकते हैं, सीखने की जो स्तर है उसको विकसित कर सकते हैं। फिर लेखन शिक्षण का अर्थ क्या होता है। लेखन शिक्षण के अर्थ की जब हम बात करते हैं तो लेखन शिक्षण के अर्थ में विषय को लिखित रूप में प्रस्तुत करना, ताकि हम उसके भली भांति स्वरूप को क्या कर पाए, समझ पाए, ठीक है। और अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि छात्रों के द्वारा पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करने, जिसमें जो लिखित रूप में हम प्रयोग करते हैं उसे लेखन शिक्षण कहते हैं। तो लेखन कला में भी साहित्य की रचना होती है, मतलब लिखन, कि आप कहानी लिख रहे हैं या आप कोई कविता लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे साहित्य की रचना का ही प्रकार है जो लिखित रूप में आपके पास है। लेखन के माध्यम से हम साहित्य को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके पास लिखित रूप में है। तो उसमें लिखी हुई चीज़ें जो है वो आप उनको सरलता से भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे किसी अन्य भाषा का अगर साहित्य है और आप उसे क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो विशेषज्ञ या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे दोनों भाषाओं का ज्ञान है वो क्या करेगा, उसको रूपांतरित कर देता है, ठीक है, मतलब उसको परिवर्तित कर देगा ताकि आप सरलता से जो है उसको क्या कर पाए, पढ़ पाए। ट्रांसलेशन, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं शब्दों को, तो आप उसको आसानी से क्या कर पाते हैं, ट्रांसलेट कर पाते हैं, उसको परिवर्तित कर पाते हैं, उसी को हम। तो अलग अलग भाषा साहित्य, जितने भी आपको अलग अलग भाषाओं में जो भी साहित्य है उनको आपके क्षेत्र के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे रामायण महाभारत भी आपने देखी है, तो जब आप उनके वास्तविक चीजों को देखेंगे तो वो सामान्य भाषा में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो संस्कृत भाषा में है। लेकिन हर किसी को संस्कृत भाषा नहीं आती, तो हमने उसको क्या कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है, उस भाषा में जो आपको लगता है कि आपके लिए सरल है। जैसे आपको हिंदी आसान लगती है तो आपने उसमें उसको परिवर्तित कर लिया, अन्य भाषाएं जो है उसमें भी आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही आपको लिपियों का जो है अनेक प्रकार से लिपियां विकसित आपको दिख रही हैं। तो अलग अलग लिपियों में अलग अलग तरह की भाषाओं को लिखा जाता है,
ठीक है। तो इन लिपियों के माध्यम से प्राचीन साहित्य को हम आज भी अपने अनुसार जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे महाकाव्य है, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्त काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्रंथ है, ठीक है, अब किसी एक ग्रंथ को पढ़ना बहुत मुश्किल टास्क होता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कोई वेद है आपके पास, ठीक है, उसको पढ़ना एक मुश्किल टास्क है। लेकिन जिसको क्या है, साहित्य की नॉलेज है या जिसको साहित्य के बारे में जानकारी है, वो क्या करेंगे, इसको छोटे भागों में तोड़ेंगे। ठीक है। तो जैसे आपने इसमें से कोई एक पोर्शन लिया या कोई एक प्रसंग लिया, उससे क्या बना दिया आपने, महाकाव्य की रचना कर दी। ठीक है। इसको अगर आप नहीं पा रहे हैं तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से किसी एक खंड को लेकर, छोटे से भाग को लेकर खंड काव्य की रचना कर दी गई। ठीक है। इसमें से कुछ दोहे श्लोक निकाल कर आपने क्या किया, किसी गीति काव्य को जो है लिख दिया। इसमें से आपने मुक्तक काव्य लिख दिया। ठीक है। इसी में से किसी छोटी सी कहानी को, जैसे रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे प्रसंग देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग व्यक्तियों से जुड़े हुए, तो उनको हम क्या करते हैं, उपन्यास या कहानी के रूप में जो है आपको प्रस्तुत होते हुए दिखाई देते हैं, नाटक के रूप में। ठीक है। तो जैसे अलग अलग जीवन पर आधारित कहानियां आपने देखी हैं, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसी साहित्य का निर्माण करते हैं। तो आपके पास क्या हुआ कि बहुत सारा साहित्य जो है आपके पास एकत्रित हो गया। अब आप उसे किसी भी रूप में, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे ज्ञान ले सकते हैं, या आपके लिए लाभदायक होता है कि आप छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, जैसे बच्चे हैं, छोटे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी तथ्यों को नहीं समझ सकते, तो उनके लिए पंचतंत्र की कहानियां की छोटी छोटी कहानियों के रूप में जो है, चार चार लाइनों के रूप में हमने बातों को लिख दिया। आसान हो गया, सरल हो गया, बच्चों को सीखने का अवसर मिल रहा है, जानने का अवसर मिल रहा है, अपने साहित्य से जुड़ रहे हैं। ठीक है। और उनके अंदर भाषा कौशल को भी विकसित कर प्रयोग हम विषयों को लाभदायक बनाने के लिए जो है कर सकते हैं। संक्षेप में, मतलब छोटे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि लिखित कौशल जो है, लेखन कौशल मौखिक रूप से दी जाने वाली शिक्षा के स्थापनापन का माध्यम है। ठीक है। कि मौखिक रूप से जो आप शिक्षा दे रहे हैं, उसको जब हम लिखित रूप में परिवर्तित करते हैं तो क्या करें, आपकी उसको बदल रहे हैं। तो विद्वानों ने लेखन को अलग अलग सोपान की चर्चा की है कि अलग अलग तरह के आपके पास क्या हो सकते हैं, लेखन सामग्री हो सकती है। तो जैसे अनुलेख, अनुलेख का अर्थ होता है किसी विषय के संबंध में सर्वप्रथम मोटे अक्षरों में लिखना, और फिर उसको क्या है, छोटे। तो जैसे आप कभी भी, आपने खुद भी जब आप छोटे रहे होंगे बचपन में, तो जब आप क्या करते हैं, किसी नोटबुक की शुरुआत करते हैं, तो उस नोटबुक का जो पहला फ्रंट पेज होगा, आप देखेंगे उसे बड़ी सरलता से आपने बड़ी धीरे धीरे लिखा होगा आपका नाम। ठीक है। जो भी कुछ आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसे बड़ा ही आसानी से, बड़ा ही अच्छे से अक्षरों को जचा जचा कर, तो अनुलेख ऐसे ही होते हैं कि जब किसी किताब को लिखा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले पेज को या फिर उसके पुस्तक के अंदर दी जाने वाली जानकारी जो है उसको क्या करेंगे, मोटे मोटे अक्षरों में। तो बहुत बार आपने देखा है, जैसे आप अपनी किताब खोले, किताब में क्या होगा, एक ऐसे बॉक्स बना होता है, उसमें मोटे मोटे अक्षरों में बहुत सारी बातें जो है लिखी होती है। इसी को हम अनुलेख कहते हैं, कि किसी विषय के बारे में जो है आपको मोटे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में जो है अक्षरों को लिखा हुआ मिलता है। उससे के बाद आपको अन्य पंक्ति जो है वो छोटी छोटी लिखी हुई मिलती है, समान ने। और एक विद्वान आलोचक के शब्दों में आप कह सकते हैं, अनुलेख के अंतर्गत जो है तख्ती या कॉपी या इस प्रकार के जो शब्द है आपको देखने को मिलते हैं। कि अनुलेख किसे कहते हैं, कि आपने जैसे किसी चीज का क्या कर दिया, उसको दोबारा से जब आप लिख रहे हैं तो आप अपने आधार पर लिख रहे हैं, उसको अनुलेख कहा जाता है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसको वैसा ही लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो छपी हुई कॉपियों का प्रयोग किया जाता है, कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर, हर एक पन्ने पर हम क्या करते हैं, कुछ शब्द लिख देते हैं, और उसी का अनुसरण जो है किया जाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा है, ये आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलते हैं, राइटिंग बुक्स आपने देखी होंगी। ठीक है। राइटिंग बुक आपने ये हिंदी भाषा में भी देखी होंगी, या आपने इंग्लिश भाषा में भी देखी होंगी, अंग्रेजी में। ठीक है। तो दोनों में ही आपको क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चे को हम भाषा सिखाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, पहले मोटे मोटे शब्दों में क्या लिखा होगा, ऐसे एक लाइन लिखी होगी,
और बच्चा क्या करेगा, उसके साथ छोटे छोटे डॉट्स आपको दिए होंगे जिस पर आप क्या करते हैं, उसको फेरते हैं, तो बच्चा उस प्रकार का अक्षर बनाना सीख लेता है। इसी को हम कहते हैं अनुसरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम अनुसरण कर रहे हैं, इसको बार बार लिख रहे हैं, लिखने की, जो शब्दों को सही बनाने की। इससे फायदा क्या होता है कि बच्चा जो है वो उचित आकार के शब्द बनाने सीखता है, उनको सटीकता से बनाना सीखता है। तो उससे क्या है, एक सरलता उसे हो जाती है शब्दों को सीखने में। ठीक है, तो बाकी पन्नों पर क्या है, उसको लिखा हुआ आप क्या करते हैं, दोबारा से उसको पेस्ट कर रहे हैं। इससे आपके जो अक्षर है सुंदर बनते हैं, अच्छी शेप के बनते हैं, और बच्चे को जो है सुंदर लिखना आ जाता है। और इस प्रकार की अनुलिपि कॉपी की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे ने कोई अक्षर गलत लिखा है तो आप उसे सही कर सकते हैं। इसी को हम अनुलेख कहते हैं। श्रुतलेख, जिसमें आप कहते हैं कि सुनने के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं। तो बच्चों में अगर आप मात्राओं का ज्ञान कराना चाहते हैं, ठीक है, उसे उसकी वर्तनी को शुद्ध करना चाहते हैं, उसके लिखने की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस विषय का और वाक्यों को हम क्या कर रहे हैं, अपने कानों से सुनते हैं, उनको अगर आप लिखते हैं तो उसे हम श्रुतलेख कहते हैं, कि आपने सुना और उस आधार पर लिख दिया। तो इस प्रकार श्रुतलेख का अर्थ क्या आता है, सुना हुआ आप लिख रहे हैं। तो इस विधि के अंतर्गत बच्चे सुनकर क्या करते हैं, सुनने के बाद शब्दों को लिखते हैं, उन्हें वर्तनी का सही प्रकार से जो है प्रयोग करना आ जाता है, और इस विधि के द्वारा बच्चों को सुनकर भाषा लिखने का अवसर मिलता है। और आगे जाकर क्या है, ये आपके लिए अच्छा क्षेत्र बनता है कि हायर क्लासेस में हर एक चीज बोर्ड पर लिखी नहीं जा सकती, तो बोलकर अपने पाठ्यक्रम को जल्दी और शीघ्र पूरा करवाने में आपको जो है आसानी होती है। तो यही नहीं, इससे अपेक्षा करें तेज गति से लिखना, कि जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहां पर एक आपके पास सीमित समय है, उस सीमित समय में आपको अपनी सारी बातें लिखनी होती है जो भी परीक्षा में पूछी गई हैं। तो वो पेपर आपका सही समय पर पूरा हो, उसके लिए आपकी लिखने की स्पीड जो है अच्छी होनी चाहिए। और शुद्ध लेख के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अक्षर के विन्यास को भी सही कर सकते हैं, और उनकी लिखने की गति को बढ़ा सकते हैं। शुद्ध लेख से ही विद्यार्थी के अंदर कला का समुचित विकास होता है। वो किसी विषय को सुनकर समझने की क्षमता को विकसित कर पाते हैं, सुनकर समझने की योग्यता का विकास होता है, विशेष महत्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीसरी और चौथी कक्षा में हम क्या करते हैं, बच्चों को शुद्ध लेख जो है वो करवाए जाते हैं, ताकि हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी क्या कर सके, बच्चों के लिए इस लेखन संबंधी विशेष महत्व को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो अपनी कॉपी में वो आसानी से जो है बोले हुए चीजों को सरलता से लिख सकते हैं। सुलेख, सुलेख क्या होता है कि जब आप अपनी बच्चों की किसी भी राइटिंग की, आप कह सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, उसे सुंदर लिखना सिखाना चाहते हैं, या फिर उसकी राइटिंग को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए सुलेख दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए भाषा शिक्षक को चाहिए वो ध्यान रखे कि विद्यार्थियों की शुद्ध लेख की योग्यता का विकास हो गया है, तो वो क्या करे, उसे सुंदर लिखने की में क्या करे, सहायता करे। तो ऐसी पुस्तकों में पहली पृष्ठ पर जो प्रथम पंक्ति है उसको सुंदर मोटे अक्षरों में लिखना, और बाकी सारे अक्षरों को बच्चा क्या करेगा, उसे रिपीट करेगा। तो हल्के हल्के आपने देखा डॉट्स बने होते हैं, बच्चा क्या करेगा, उसका अनुसरण करेगा या वैसा ही शब्द लिखने का प्रयास करेगा। तो इससे क्या होता है, उसकी जो लेखनी है वो शुद्ध होती है। प्राचीन काल से ही आपको सुलेख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुंदर लिखना। तो विद्यार्थी की राइटिंग को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले बच्चे तख्ती पर लिखते थे, और अब आपके पास कॉपी रजिस्टर मौजूद है जिस पर हम क्या करते हैं, चीजों को लिखते हैं। ठीक है, फिर आता है शामपट, कि बोर्ड का इस्तेमाल करना वर्णों को सीखने के लिए। ठीक है, तो बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं वर्णों को सीखने के लिए। तो हिंदी भाषा में अनुदेशन में, मतलब हिंदी भाषा को सिखाने के लिए शामपट का यानी बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ताकि आप बच्चों को जो है सही वर्ण का ज्ञान करा सके। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर किसी भी वर्ण को बना रहे हैं, तो उसको बनाने की जो उचित प्रक्रिया है, बच्चा उसको देखकर समझ पाता है, उसका क्या करेगा, अनुसरण कर पाएगा, उसकी तरह सुंदर अक्षर जो है लिख पाएगा, उसको पहचान पाएगा। ठीक है, उसका उच्चारण कर पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है भाषा सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप बच्चे को भाषा या वर्णों का ज्ञान करा रहे हैं तो बोर्ड का इस्तेमाल जरूर करें। प्राचीन काल से ही ये प्रयोग चला आ रहा है, मतलब अभी से नहीं, प्राचीन काल में भी हम क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। बस अब आपके पास क्या है, पैटर्न बदल गया है, कि अब आपके पास क्या है, श्यामपट्ट के अलावा और अनेक प्रकार की जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप बच्चों को विशेष शब्दों का ज्ञान करा सकते हैं, वर्णमाला सिखा सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला को पढ़ाते समय भाषा शिक्षक मतलब जरूर जो है ऐसे शिक्षक जो क्या करते हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं, चाहे आप हिंदी चाहे आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, दोनों ही क्या करें,
बोर्ड का इस्तेमाल करें तो उसका शुद्ध उच्चारण वर्णों का बच्चों को आता है। बच्चों को वर्णों के उच्चारण करने के लिए जो है ये बेहतर तरीका आप कह सकते हैं। फिर श्याम पट्ट पर शब्द लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से व्याकरण के नियम का ज्ञान कराने के लिए भी हम क्या करते हैं कि व्याकरण में जितने भी नियम होते हैं, जैसे आप उससे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, अलंकार है, विशेषण है, विशेषज्ञ है, इन सब चीजों के बारे में जब आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उसका उचित ज्ञान कराने के लिए उसके जो नियम है बोर्ड पर लिखे जाने चाहिए, ताकि बच्चा उसे आसानी से समझ सके। पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय अनेक जो अलग शब्द आते हैं, नए शब्द आते हैं, उनके अर्थों को आप बोर्ड पर लिख सकते हैं। तो इससे भाषा सीखने में आसानी और सरलता होती है। पाठ का सारांश लिखा जा सकता है, रचना कार्य किया जा सकता है, और श्याम पट्ट की सहायता से और भी आप क्या कर सकते हैं, लेखन कौशल को बेहतर बना सकते हैं। तो लगभग प्रत्येक शिक्षण को ये चाहिए कि वो क्या करे, प्राचीन समय में काले रंग का जो बोर्ड होता था उसका इस्तेमाल करे, जिसे श्यामपट्ट कहते हैं। और आज आपके पास क्या है, अलग अलग रंगों के बोर्ड भी उपलब्ध हैं। चौक बोर्ड आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड आपने देखे होंगे, चौक बोर्ड है, ठीक है। मार्कर बोर्ड होते हैं जिस पर मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब का इस्तेमाल आप भाषा को सीखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और कल जो है हम